वेलकम क्लास 8। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 का यूनिट 2। ये जो यूनिट है ये मेनली जावा प्रोग्राम कैसे कंपाइल करते हैं और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं उसके बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है, देखो, जावा प्रोग्रामिंग ऑन ब्लूजे प्लेटफॉर्म। नाउ वी विल लर्न मोर अबाउट राइटिंग, कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग Java programs on BlueJ platform. While writing a program in Java, we either assign the value in the program or accept the value from the user at the time of execution. तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तब आइदर वैल्यू को प्रोग्राम के अंदर ही दे देते हैं वेरिएबल को, अदरवाइज हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन के टाइम वैल्यू देते हैं। ठीक है, अब कैसे एग्जीक्यूशन के टाइम हम वैल्यू दे सकते हैं ये इस यूनिट में सिखाए हैं। देखो, 3 वे है जावा में इनपुट देने का। फर्स्ट है यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट, मतलब प्रोग्राम के अंदर ही वेरिएबल को तुम वैल्यू से असाइन कर दो। नंबर 2 इज यूजिंग मेन फंक्शन, मतलब मेन फंक्शन के अंदर तुम वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, ये रन टाइम देना पड़ेगा, मतलब जब तुम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तब वैल्यू देना पड़ेगा। नेक्स्ट वे इज तुम स्कैनर क्लास को यूज करके भी वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसे 3 वे में तुम वैल्यू दे सकते हो। और इस यूनिट में जो डिस्कस किया है वो है फ्लो ऑफ कंट्रोल, मतलब प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अगर कंडीशन दिया हो तो कंडीशन को कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है उसके बारे में भी सिखाया है। ठीक है, तो एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे। देखो, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट। देखो, इट इज वन ऑफ द एलिमेंटरी वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स फॉर द बिगिनर्स। In this method, the user assign the value to a variable in the program only. तो प्रोग्राम के अंदर ही अगर हम वैल्यू दे दे कोई वेरिएबल को, यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट वैल्यू देना बोलते हैं। इट मीन्स दैट द वैल्यू आर रेडिली अवेलेबल इन द प्रोग्राम इटसेल्फ, मतलब प्रोग्राम के अंदर ही जब हम प्रोग्राम लिख रहे थे तब हम वैल्यू दे दिए। You just need to compile and execute the program to get the desired output. Some of the programs are illustrated below. देखो, एक प्रोग्राम समझा देते हैं तो समझ जाओगे। फर्स्ट जो प्रोग्राम दिया है, देखो, write a program in Java to assign 2 different numbers. Display the numbers along with their sum and difference. तो 2 नंबर लेना है, उसका सम और डिफरेंस डिस्प्ले करना है। ठीक है, फर्स्ट तो कमेंट लाइन है, जानते हो कि डबल स्लैश देके जो हम लिखते हैं वो कमेंट लाइन होते हैं। तो यहाँ पे कमेंट लाइन दिया है, देखो, टू फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स बाय यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, पब्लिक क्लास सम, क्लास डिक्लेरेशन, उसके बाद ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये मेन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है, देखो, इंट देके ए बी सम डिफ, मतलब 4 वेरिएबल लिया है, उसमें सम और डिफ को 0 से इनिशियलाइज किया है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस होंगे, और ए और बी ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो, ए में वैल्यू दे रहा है और बी में वैल्यू दे रहा है यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब इक्वल टू साइन। ठीक है, ये जो लिखा है ना, a इक्वल टू 345, b इक्वल टू 276, ये है यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट वैल्यू देना। ठीक है, मतलब प्रोग्राम के अंदर ही हम a को एक वैल्यू दे रहे हैं जो है 345 और b को भी एक वैल्यू दे रहे हैं जो है 276। ठीक है, अब देखो, सम इक्वल टू a प्लस बी,
diff इक्वल टू a माइनस बी, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन देके ए बी सम और diff को प्रिंट कर दिया। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। तो ये था यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट वैल्यू देना। ठीक है, समझ में आ गया पूरा। प्रोग्राम लिखने के बाद फिर कंपाइल कर रहा है। अगर कंपाइल हो गया मतलब नो सिंटैक्स एरर आया मैसेज, तो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, वही लिखा है देखो स्टेप 1, 2, 3, 4 और 5 में। फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम टू मेक इट एरर फ्री। कंपाइल करो। A class compiled no syntax error message will appear on the lower pane of the screen. ये मैसेज आएगा A class compiled no syntax error. Next, click the close button. Close button में क्लिक कर दो मतलब प्रोग्राम विंडो को क्लोज कर दो। फिर राइट क्लिक ऑन द क्लास आइकन इन सैम्पल विंडो, मतलब यहाँ पे जो प्रोग्राम का नाम है, यहाँ पे प्रोग्राम का नाम है सैम्पल, तो इसलिए बोला है कि सैम्पल विंडो के ऊपर राइट क्लिक करो। सैम्पल विंडो के ऊपर राइट क्लिक करो। ठीक है, तुम लोगों के जो प्रोग्राम है उसके ऊपर राइट क्लिक करो। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा। सिलेक्ट द ऑप्शन वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। तो ये जो ऑप्शन है ड्रॉप डाउन मेन्यू में वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, उसमें क्लिक करो। अ मेथड कॉल विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। एक मेथड कॉल विंडो आएगा। फिर क्लिक ओके बटन। ओके बटन में क्लिक कर दो। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाओ। द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट दिखेगा स्क्रीन में। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर इज 345, सेकेंड नंबर इज 276, द सम ऑफ द टू नंबर इज 621 एंड द डिफरेंस इज 69। ठीक है, तो ये हो गया असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज करके वैल्यू देना। ठीक है, अब प्रोग्राम 2 देखो। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू असाइन प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड टाइम, फाइंड एंड डिस्प्ले द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और टाइम को लेना है, फिर सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो वही पहले तो कमेंट लाइन है टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, देन पब्लिक क्लास इंटरेस्ट, ये क्लास डिक्लेरेशन, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये मेन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, देन ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन वेरिएबल डिक्लेरेशन इंट PRT double SI equal to 0.0, amount AMT equal to 0.0। तो इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल है PTR और डबल टाइप के 2 वेरिएबल है SI और AMT। ठीक है, तो डबल टाइप के जो 2 वेरिएबल है मतलब जहां पे कैलकुलेशंस होंगे उसे इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, मुझे लगता है सारे डबल ले लो। ठीक है, इंट लेने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक टाइप के अगर वेरिएबल होगा तो इजी होगा। नेक्स्ट देखो, P का वैल्यू दिया है, R का वैल्यू दिया है, T का वैल्यू दिया है असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज करके। देन SI इक्वल टू P इंटू T इंटू R बाई 100, ये तो फॉर्मूला है SI का। नेक्स्ट अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI, ये भी फॉर्मूला है। तो सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट कैलकुलेट हो गए। अब SOP देख के दोनों को प्रिंट कर दिया। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। आफ्टर कंपाइलेशन देखो, अगर नो सिंटैक्स एरर आया तो एग्जीक्यूट करो, आउटपुट दे देगा। यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन में देखो दिया है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ₹2400.0 एंड अमाउंट इज ₹10400.0। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्टिंग इनपुट वैल्यू यूजिंग मेन फंक्शन। अब देखो मेन फंक्शन को यूज करके कैसे एक्सेप्ट करते हैं वैल्यू। ठीक है, अभी तक हम क्या डिस्कस किए, असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज करके कैसे वैल्यू देते हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे मेन स्टेटमेंट को यूज करके कैसे वैल्यू देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू देने का वे नंबर 2 है। एक्सेप्टिंग इनपुट वैल्यूज using main function is one of the easiest method to accept the values during runtime. In this method, you need to define the variable with the appropriate data type in the main function. तो main function के अंदर appropriate data type देके तुम variable को declare कर सकते हो। For example, defining two integer numbers. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट में इंट ए इंट बी, ए और बी दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल है जिसे हम वॉइड मेन के अंदर डिक्लेयर किए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिफाइनिंग टू फ्लोटिंग नंबर्स। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फ्लोट ए फ्लोट बी, मतलब अगर वैल्यू फ्लोटिंग टाइप के हो, मतलब डेसिमल पॉइंट है उसमें, डेसिमल फ्रैक्शन, तो भी हम ऐसे ही दे सकते हैं। वॉइड मेन के अंदर फ्लोट ए फ्लोट बी ऐसे दे सकते हैं। नेक्स्ट, डिफाइनिंग टू डबल टाइप नंबर। टू डबल टाइप नंबर, अगर डबल टाइप के नंबर हो तो भी हम ऐसे दे सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डबल ए डबल बी। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट वैल्यूज यूजिंग मेन फंक्शन, मतलब मेन फंक्शन को यूज करके हम ऐसे वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम देख लो। देखो, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ नंबर ऑफ डेज एंड डिस्प्ले इट आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, मंथ एंड डेज। टू कन्वर्ट डेज इनटू ईयर, मंथ एंड नंबर ऑफ डेज, ये कमेंट लाइन है। उसके बाद देखो, पब्लिक क्लास डेज, ये क्लास डिक्लेरेशन, उसके बाद ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके अंदर इंट एन। तो एन एक वेरिएबल है जिसमें हम नंबर ऑफ डेज को दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन वेरिएबल डिक्लेरेशन, देखो इंट बी डी एम वाई, 4 वेरिएबल है इंटीजर टाइप के। नेक्स्ट y इक्वल टू n बाई 365, ये तो ईयर कैलकुलेट हो रहा है। b इक्वल टू n मॉड 365, मतलब जो रिमाइंडर है उसे b में हम रख रहे हैं। फिर m इक्वल टू b बाई 30, मतलब वही रिमाइंडर को अगर 30 से डिवाइड करें तो मंथ आ गया कोशेंट में। फिर d इक्वल टू b मॉड 30, मतलब 30 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया वही है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो ऐसे ईयर, मंथ और डे में कन्वर्ट कर दिया। फिर देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करके ईयर, मंथ और डे को प्रिंट कर दिया। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, तो वॉइड मेन के अंदर नंबर ऑफ डेज को लेके कैसे उसे ईयर, मंथ और डे में कन्वर्ट करके आउटपुट दे रहे हैं, ये इस प्रोग्राम में हम देखें। ठीक है, आफ्टर राइटिंग इसे कंपाइल करो, अगर नो सिंटैक्स एरर आया फिर एग्जीक्यूट करो। वही लिखा है, देखो, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। नंबर 1, कंपाइल द प्रोग्राम, क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर मैसेज अपीयर ऑन द लोअर पेन ऑफ द स्क्रीन। अगर ये मैसेज आया तो क्लोज कर दो विंडो को। नेक्स्ट पेज में देखो, क्लिक द क्लोज बटन। देन नंबर 3 में लिखा हुआ है सिलेक्ट द क्लास आइकन डेज एंड क्लिक द राइट बटन ऑफ द माउस, मतलब वही जो डेज आइकन है उसमें राइट क्लिक करो। अ ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। सिलेक्ट एंड क्लिक द वॉइड मेन इंट एन ऑप्शन, मतलब वही ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो वॉइड मेन इंट एन ऑप्शन आएगा उसमें क्लिक कर दो। A method call window will appear on the screen. एक डायलॉग बॉक्स आएगा मेथड कॉल का। Enter the value of variable, say 567, यहाँ पे 567 दिया है। In days dot main text box, click OK. Then OK में क्लिक कर दो, तो देखो आउटपुट आ गया। ठीक है, आउटपुट विंडो में देखो, नंबर ऑफ ईयर्स है 1, नंबर ऑफ मंथ्स
है 6 और नंबर ऑफ डेज है 22। ठीक है, तो ये है मेन फंक्शन को यूज करके वैल्यू देना। और एक प्रोग्राम है, देखो, इन द क्लास ऑफ n numbers of student, the number of girls is m. Write a program to input the value of n and m. Find and display the percentage of boys and girls in the class. तो ठीक है, पहले कमेंट लाइन टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ये हेडिंग है। फिर पब्लिक क्लास परसेंटेज, ये क्लास डिक्लेरेशन। उसके बाद ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे देखो इंट n इंट m, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, दो वैल्यू यहाँ पे दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन इंट b, वेरिएबल है इंटीजर टाइप के। फ्लोट PERB, पर्ब मान लो, मतलब परसेंटेज ऑफ बॉयज, इसका शॉर्ट फॉर्म, इक्वल टू 0.0 एंड PERG, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, इक्वल टू 0.0। ठीक है, ये दो फ्लोट टाइप के हैं। मुझे लगता है सारे वेरिएबल एक टाइप के होने से अच्छा होगा। ठीक है, मतलब सारे ही डबल टाइप के ले लो तो अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट b इक्वल टू n माइनस m, ये कैलकुलेशन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से अगर नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस कर दिया तो नंबर ऑफ बॉयज रहेगा। फिर देखो परसेंटेज ऑफ बॉयज कैसे कैलकुलेट कर रहा है। फ्लोट b बाई n इंटू 100, मतलब देखो यहाँ पे b तो इंटीजर में है और PERB जो है वेरिएबल वो फ्लोट टाइप के है। तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल फ्लोट टाइप के कैलकुलेशन को ही सपोर्ट करेगा, तो इसलिए देखो b को फ्लोट में कन्वर्ट करके फिर कैलकुलेशन किया है। तो मुझे लगता है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, सारे एक टाइप के वेरिएबल ले लो, सारे डबल टाइप के। ठीक है, तो मतलब ये जो ब्रैकेट में फ्लोट लिखना, ये लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज ऐसे कैलकुलेट किया, b बाई n इंटू 100 ऐसे। फिर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स ऐसे ही m बाई n इंटू 100 कर दिया कैलकुलेट। नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन देके दोनों परसेंटेज को प्रिंट कर दिया। फिर देखो क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, अब कंपाइल करो, अगर नो सिंटैक्स एरर आया तो रन कर दो। ठीक है, रन करने के बाद देखो ये मेथड कॉल विंडो आया, वहां पे दो वैल्यू को दिया है, फिर ओके में क्लिक कर दिया तो आउटपुट विंडो आया। ठीक है, तो ये हो गया मेन फंक्शन को यूज करके वैल्यू देना। ठीक है, अच्छा और एक वे है इनपुट लेने का, वो है स्कैनर क्लास। ठीक है, वो इस यूनिट में नहीं है, वो यूनिट 3 में है। ठीक है, तो जब यूनिट 3 हम डिस्कस करेंगे तब हो जाएगा। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लो ऑफ कंट्रोल, मतलब प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। देखो, इट रेफर टू द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन अ प्रोग्राम। The flow of control can be classified into two ways: normal flow of control and conditional flow of control. तो ये जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है ये दो टाइप के होते हैं। एक है नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल, मतलब जैसे हम टॉप टू बॉटम अप्रोच को समझते हैं, मतलब पहले फर्स्ट लाइन फिर सेकंड लाइन फिर थर्ड लाइन ऐसे। ठीक है, ऐसे एग्जीक्यूट करेगा, तो ये है नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल। और कंडीशनल फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब है कोई कंडीशन दिया हुआ है, अगर वो ट्रू है तो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो अदर कोई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल को पहले देखो। जैसे यहाँ पे देखो साइड में एक इमेज दिया है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 करके पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट देगा। ये है नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, क्या लिखा है देखो, इट इज अ सीक्वेंशियल मूवमेंट ऑफ द कंट्रोल फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक ऐसे एग्जीक्यूट करेगा एक के बाद एक। With reference to the illustration given alongside, the execution of program will start from
statement 1 and then will move to statement 2, statement 3 and so on. At the end, last statement is executed to yield the output of the program. It is the simplest way of executing a program where there is no restriction on flow of control during the process. तो कोई restriction नहीं है, मतलब कोई condition दिया हुआ नहीं है, मतलब इसमें एक के बाद एक लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है. The program we have learnt till now follow this flow of control. तो अभी तक हम जो प्रोग्राम किए वो नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल के ऊपर बेस्ड है. अब देखो कंडीशनल फ्लो ऑफ कंट्रोल. समटाइम इट मे हैपन that a statement or a set of statement known as compound statement is executed only when the given condition results in true. कभी ऐसा होता है कि given condition अगर true हो तो ही execution होगा. However, if the condition results in false, then these statements are ignored and the control moves forward to the next statement of the program. मतलब अगर given condition false है तो जो सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना था वो नहीं होके कोई दूसरा सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. ठीक है. दिस टाइप ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल इज नोन एज कंडीशनल फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड द स्टेटमेंट आर नोन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. तो इसे ही बोलते हैं कंडीशनल फ्लो ऑफ कंट्रोल और जो स्टेटमेंट्स है उसे बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स. ठीक है. It can be achieved by using the following statement. तो कंडीशनल फ्लो ऑफ कंट्रोल करने के लिए 3 स्टेटमेंट जावा में यूज होते हैं. नंबर 1 इफ स्टेटमेंट, नंबर 2 इफ एल्स स्टेटमेंट एंड नंबर 3 इफ एल्स इफ स्टेटमेंट. ठीक है. पहले इफ स्टेटमेंट को देखो. दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन द स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आर टू बी executed when a given condition results in true. In case the condition results in false, it ignores the statement and moves the control to the next line of the program. तो देखो ये जो if statement है ये क्या करता है, इसके अंदर एक कंडीशन दिया जाता है. अगर वो कंडीशन ट्रू है तो if कंडीशन के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा. और अगर इफ कंडीशन फॉल्स हुआ, मतलब जो कंडीशन दिया हुआ है वो फॉल्स हुआ, तो वो जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है इसके अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा. ठीक है. जैसे देखो यहाँ पे सिंटैक्स दिया है इफ कंडीशन उसके अंदर स्टेटमेंट और इफ कंडीशन उसके अंदर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 डॉट 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 स्टेटमेंट 10. मतलब 2 टाइप के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं. सिंपल एक स्टेटमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड स्टेटमेंट भी हो सकता है इफ कंडीशन के अंदर. ठीक है. जब प्रोग्राम करोगे तब और भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है. जैसे देखो साइड में फ्लो चार्ट भी दिया है, देखो समझाने के लिए. इज ए ग्रेटर देन 0. ये शायद पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोग्राम का वो फ्लो चार्ट है. तो एक नंबर है वो अगर 0 से बड़ा है तो देखो ट्रू जिस साइड में है वहां पे लिखा है स्टेटमेंट 1 और फॉल्स जिस साइड में है वहां पे लिखा है स्टेटमेंट 2. मतलब जैसे अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो पॉजिटिव होगा, तो स्टेटमेंट 1 मान लो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द नंबर इज पॉजिटिव, एंड फॉल्स अगर हुआ तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द नंबर इज नेगेटिव और नंबर इज 0. ठीक है. तो ये तो गया फ्लो चार्ट. अब देखो नीचे दिया है व्हाट इज कंपाउंड स्टेटमेंट, उसका एक डेफिनेशन. इन केस यू वांट टू इवैल्यूएट 2 और मोर कंडीशंस. मतलब अभी तक हम क्या पढ़े कि अगर एक इफ कंडीशन हो तो हम कैसे लिखेंगे, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे अगर बहुत सारा कंडीशन हो तो हम कैसे करेंगे. ठीक है. एक इफ कंडीशन में तो नहीं दे पाएंगे तो हम कैसे करेंगे वही आप डिस्कस कर रहा है. देखो इन केस यू वांट टू इवैल्यूएट 2 और मोर कंडीशंस एंड एग्जीक्यूट देयर रेस्पेक्टिव स्टेटमेंट्स, यू कैन यूज मल्टीपल इफ स्टेटमेंट इन द सिंगल प्रोग्राम ओनली. तो तुम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो.
In the syntax given below, if condition 1 is true, then control will execute statement 1. In case condition 1 is false, the control will move to check condition 2. Further, statement 2 or statement 3 will be executed depending on the true-false status of condition 2 and 3. मतलब अभी नीचे जो एग्जाम्पल दिया है देखो, उसके हिसाब से यहाँ पे बोल रहा है कि इफ कंडीशन 1 ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन 1 फॉल्स हुआ तो कंडीशन 2 को देखेगा, अगर वो ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो भी फॉल्स हुआ तो कंडीशन 3 को चेक करेगा, अगर वो ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। फ्लो चार्ट भी वैसे ही दिया हुआ है। देखो, इज कंडीशन 1 सैटिस्फाइड, ट्रू है तो स्टेटमेंट 1, फॉल्स है तो इज कंडीशन 2 सैटिस्फाइड, ट्रू है तो स्टेटमेंट 2, फॉल्स है तो इज कंडीशन 3 सैटिस्फाइड, ट्रू है तो स्टेटमेंट 3, फॉल्स है तो लास्ट, मतलब फॉल्स है तो इसके नीचे जो होगा वो। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीपल इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो इफ एल्स स्टेटमेंट। इन द इफ स्टेटमेंट, इफ द गिवन कंडीशन रिजल्ट्स इन ट्रू, the statement 1 is executed, otherwise the control moves to the next statement of the program. In if else statement, the user also define a statement to be executed in case the condition results in false. This statement is written in the else part. मतलब अभी तक हम क्या देखें कि अगर if कंडीशन ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो if कंडीशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि if कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो कंडीशन के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर फॉल्स हुआ तो एल्स पार्ट में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे सिंटैक्स भी दिया है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2, मतलब अगर इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा, एल्स स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, फ्लो चार्ट देखो, इज कंडीशन सेटिस्फाइड, अगर सेटिस्फाई किया, ट्रू में है स्टेटमेंट 1, फॉल्स में होगा स्टेटमेंट 2, मतलब अगर ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब इफ एल्स इफ देखो, it is used when more than one condition are to be evaluated and only one of them is true. When condition 1 is true, then it will execute statement 1. In case condition 1 is false, the control will move to else if part and will check condition 2. If it is true, the control will execute statement 2. Otherwise, it will execute statement 3. मतलब अब जो हम सीख रहे हैं वो है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। जैसे हम मल्टीपल इफ सीखे थे वैसे ही कुछ है। जैसे अगर इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो एल्स इफ पार्ट में जो कंडीशन 2 है वो देखेगा, अगर वो ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो भी फॉल्स हुआ तो एल्स पार्ट में जो स्टेटमेंट 3 है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एल्स इफ तुम दे सकते हो एक प्रोग्राम में। ठीक है, जो ग्रेडेशन के प्रोग्राम है ना, जैसे अगर 95 से ज़्यादा है तो A+ ग्रेड, अगर 90 से ज़्यादा है तो A ग्रेड, अगर 85 से ज़्यादा है तो B+, अगर 80 से ज़्यादा तो B। ऐसे जो ग्रेडेशन के प्रोग्राम्स है ना, वहाँ पे एल्स इफ का यूज़ बहुत होता है। ठीक है, फ्लो चार्ट देखो, इज कंडीशन 1 सैटिस्फाइड, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1, अगर फॉल्स है तो कंडीशन 2 को चेक कर रहा है, अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 2, नहीं तो स्टेटमेंट 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्लो ऑफ कंट्रोल खत्म हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार समझ लोगे ना तो देखना बहुत ही इजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में जाओ।
देखो टाइप ऑफ एरर्स, मतलब जावा में किस टाइप के एरर्स होते हैं वो अब डिस्कस किया है। देखो मेनली 3 टाइप के एरर्स है, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। ठीक है, तो सिंटैक्स एरर क्या है देखो, these errors occurs when the rules or the grammar of the programming language are not followed. Such programming errors typically involve incorrect punctuation, incorrect word sequence, undefined term और incorrect use of terms etc. तो अगर पंचुएशन गलत दे दिया या इनकरेक्ट वर्ड हम यूज कर रहे हैं, अनडिफाइंड टर्म कुछ है या गलत सीक्वेंस में हम टर्म को यूज किए, तो इस टाइप के एरर्स आते हैं। दिस कैन बी डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर, ये कंपाइलर डिटेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट c इक्वल टू a प्लस b बाई 2 has a syntax error because every Java statement should be terminated with the semicolon. So it should be written as a plus b by 2, उसके बाद ब्रैकेट देके सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर सेमीकोलन नहीं दिया तो सिंटैक्स एरर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो लॉजिकल एरर। अ लॉजिकल एरर इज एन एरर इन द प्रोग्राम्स लॉजिक। इन दिस case, the programming instructions given in the program are followed and the result is also obtained after execution. However, the output may not be correct. This problem occurs when the logic is incorrect and thus does not produce the desired result. मतलब मान लो कि तुम एक इनपुट दिए और उसके बाद एक कैलकुलेशंस लिखे, तो वो एग्जीक्यूट कर रहा है लेकिन जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। तो जब तुम चेक करोगे प्रोग्राम को तब तुम देखोगे कि शायद तुमने लॉजिक गलत कर दिया। मतलब सपोज तुम एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करना चाहते थे लेकिन तुमने सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स कर दिए। मतलब तुम लिखे c इक्वल टू a माइनस बी, जहां पे तुम्हें लिखना था c इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, तो इस टाइप के जो एरर्स है इसे बोलते हैं लॉजिकल एरर। मतलब करना चाहिए था प्लस, तुमने कर दिया माइनस। अब कंप्यूटर तो वही देखेगा ना जो तुम लिखे, अगर तुम माइनस लिखे प्लस के जगह पे तो वो भी माइनस करके ही आंसर देगा। ठीक है, तो इसलिए रिक्वायर्ड आंसर तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करना है, मतलब सम मिलना चाहिए, तुम्हें मिल रहा है डिफरेंस। ठीक है, तो इस टाइप के जो एरर्स है उसे बोलते हैं लॉजिकल एरर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन a plus b and you write Java expression as a into b. The output will be obtained by multiplying a and b, which is not your requirement. Hence, it is a logical error. वही बोले, मैंने प्लस और माइनस का एग्जाम्पल दिया और यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो रन टाइम एरर। These errors occur during the execution of the program. These cannot be detected by the compiler. तो ये जो एरर है ये रन टाइम एरर है। मतलब इस टाइप के जो एरर है ये कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर सकता। मतलब जब प्रोग्राम रन करेगा तब तुम देखोगे कि रन टाइम एरर आ रहा है, ये कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर सकता। जब तुम कंपाइल करोगे प्रोग्राम लिखने के बाद तब वो नो सिंटैक्स एरर ही देगा, लेकिन फिर जब रन करोगे तब तुम देखोगे कि डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है या रन टाइम एरर शो कर रहा है। इट मे ऑकर ड्यू टू सम रीजन लाइक डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0 और फाइंडिंग आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। मतलब देखो इस टाइप के एरर कब ऑकर करते हैं, जब जैसे अगर तुम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करो, तो अगर 0 से डिवाइड करोगे तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना।
तो उस टाइप के एरर को रन टाइम एरर बोलते हैं, ठीक है। या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, वो भी रन टाइम एरर है, ठीक है, वो भी तो अनडिफाइंड है। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ कैलकुलेशंस यूज होगा प्रोग्राम में, तो उस टाइप के प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करेगा तो रन टाइम एरर ऑकर कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दिया है। इन द एक्सप्रेशन a इक्वल टू b प्लस c बाई d, if the user input the value of d is equal to 0, then the result will be infinity, which is a runtime error, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया है, अगर यूजर ने d का वैल्यू 0 दे दिया तो रिजल्ट इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये एक रन टाइम एरर है, ठीक है। तो ऐसे ही 3 टाइप के एरर जावा में मेनली ऑकर करते हैं, ठीक है। तो मेन टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। अब जो है वो है कुछ सॉल्व प्रोग्राम है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व प्रोग्राम यूजिंग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाय।